जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत। और दोस्तों आज आज से मेरे द्वारा बिहार का जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और ये सेट जो है ये बीएसओ के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेट सिर्फ बीएसओ में ही आपको हेल्पफुल साबित होगा। ये सेट आपको बिहार के तमाम एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जैसे बीएसओ का एग्ज़ाम, जैसे इंटर लेवल बिहार एसएससी और ग्रेजुएशन का जो सीजीएल आने वाला है, और बिहार में जो टीचर का वैकेंसी आने वाला है TRE 4, उसमें भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपको वैसे एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग पर डे यहाँ पर एक एक सेट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो आप इसको कंटिन्यूसली देखिए, आप लगातार देखिए, क्योंकि आज से मैं पर डे एक सेट डालूंगा और उसमें जीके जीएस का 75 क्वेश्चन होगा। तो आपको इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी TRE 4 अगस्त माह में आने वाला है और इसका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक ही होने वाला है और बहुत जल्द ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप जब वैकेंसी आएगा तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो अगर आप इस तरह से विश्लेषण करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली ऐसे एग्ज़ामों में फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित नहीं, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किस ITI द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ITI बॉम्बे के द्वारा मिट्टी में जो प्रदूषक होता है उसको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया का विकास किया जा रहा है। वो किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अर्जुन पुरस्कार से 32 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो अगर मेजर ध्यानचंद पूछेगा तो 4 और अर्जुन पुरस्कार तो 32 आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन जो किया गया है वह किया गया है मलेशिया। और इसमें विजेता कौन है? तो भारत विजेता है और उप विजेता जो है साउथ अफ्रीका है, यानी दक्षिण अफ्रीका हारा था और भारत जीत हासिल किया था। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर डी मलेशिया आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है बी रामा सुब्रमण्यम को बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये के बजट पेश किए हैं? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है उसमें 50.56 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो आप ध्यान में रखना कि 50.65 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे आंकड़ों को भी बड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा आंकड़ा बहुत अब आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि फरवरी 2024 में भारत में कितने नए वेटलैंड साइट को रामसर साइट के दर्जा दिया गया है? तो 4 वेटलैंड साइट को दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर आपसे अभी पूछ ले कि वर्तमान भारत में कितने वेटलैंड साइट है तो बोलेंगे 91 वेटलैंड साइट है वर्तमान भारत में। और जो लास्ट का 2 जो जूटा है ये जूटा है राजस्थान का, और राजस्थान का 2 वेटलैंड साइट जूटा है जिसमें दोनों का नाम क्या है? तो खींचेन और मेनार 2 वेटलैंड साइट राजस्थान के था और पहले 89 था और 2 को जोड़ दिया गया तो 91 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है पूछ रहा है फरवरी में, तो फरवरी में 4 वेटलैंड साइट को दर्जा मिला था और 4 में से 1 झारखंड का था, 1 आपका सिक्किम का था और 2 आपका तमिलनाडु के था। तो आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ये जो किया गया छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा किया गया है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो विष्णुदेव सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही कृषक जो है, भूमिहीन कृषक जो है, उनको दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना उसके लिए दिया गया है। और ऐसे जो कृषक भूमिहीन है उनको 10,000 रुपया प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ के सरकार विष्णुदेव सहाय के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? तो बिहार का कुल बजट व्यय जो 25-26 में है वो अनुमानित क्या है?
तो है 316895.02 करोड़। फिर से सुन लीजिए, 316895.02 करोड़ बिहार का ये जो है बजट व्यय है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किया है जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका का स्थापना जो किया गया है उत्तराखंड के सरकार द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो ये जो 18वीं वन रिपोर्ट जो आया है 2023, क्योंकि ये 4 साल में आता है, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा वनावरण था मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर जो होगा आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, दूसरे उसके से कम क्या है? अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरे पायदान पर कौन है? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? जी हाँ, कानूनी व्यक्ति का दर्जा न्यूजीलैंड के संसद द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना होगा। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसको बचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा का शुरुआत किया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा विनाशकारी भूकंप से बचाने के लिए म्यांमार को लाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 14, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल है? तो 76वें गणतंत्र दिवस जो हुआ 26 जनवरी 2025 में, इसका जो मुख्य अतिथि थे ये प्रबोवो सुबियाटो थे। और प्रबोवो सुबियाटो आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियाटो, और इनको ही बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? पहले आप जानिए कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को 2025 में मिलेगा। तो 139 यानी 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। और पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो होगा ये दिया जाएगा 7 लोगों को, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 लोगों को, और ये जो दिया जाएगा 104 लोगों को दिया जाएगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि क्या होगा, ऑप्शन आपका जो है बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? तो बिहार के 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही उद्गम क्या है? तो मलांद जो है, मलांद कृषि मलेशिया में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलांद मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 17 जो क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा जो है यह है बेगुएला जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेगुएला। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल सही बात है। और मांडव पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में है, ये गलत बात है। मांडव पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात में है। किस में है? तो मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यही गलत सुमेलित है। और आपको पता है कि अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में और शिवराई की पहाड़ियाँ जो होता है तमिलनाडु में होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। और इसमें क्या किया गया था कि जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था, द्वैत शासन को हटा करके वो क्या कर दिया गया था कि सेंट्रल में द्वैत शासन लगाया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल किया गया था, तो ये भी इसमें हुआ था। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था, ये भी इसमें हुआ था। लेकिन द्विसदनात्मक व्यवस्था
और प्रत्यक्ष प्रणाली की व्यवस्था नहीं था। द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी जो है डायरकी जो लगाया गया था, दोहरी शासन का व्यवस्था 1919 में लगाया गया था, न कि 1935 में। 1935 में क्या किया गया था कि प्रांतीय सभ्यता का प्रावधान किया गया था और एक ही तरह का यहाँ पे व्यवस्था लगाया गया था, एक सदनीय व्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन व्योम की विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्या विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र में बहुत अधिक वार्षिक वर्षा होता है, तो ये बिल्कुल सही। उच्च औसत तापमान होता है, ये भी सही बात है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी होते हैं, ये भी सही बात है। प्रजातियों की वृद्धि का उच्चतर दर है, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सम्मिलित है? तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो हिमेश राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपको लद्दाख में है, यानी जम्मू कश्मीर में है, तो यह गलत है। दरांग राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अब ध्यान रखेंगे, हिमेश, दाचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, ये सब कहाँ पाया जाता है, कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है? ये सब जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधसागर जलप्रपात स्थित है? दूधसागर जलप्रपात जो स्थित है वह है गोवा। आपको राइट आंसर ध्यान में रखना होगा, गोवा। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया देश की राजधानी है। तो राइट आंसर आपको रखना होगा ऑप्शन नंबर ए। गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो गिब्सन और विक्टोरिया जो है यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है ही नहीं। तो गिब्सन एवं विक्टोरिया जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 26, और क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो आंध्र प्रदेश में 146 विधानसभा सीट है, बिल्कुल सही है। तेलंगाना में 119 है, ये भी सही है। हरियाणा में 90, ये भी सही है। जबकि उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 149 नहीं है, बल्कि 147 विधानसभा सीटें हैं उड़ीसा में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, और 27 कहता है कि 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? यानी कौन सा आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है विधानसभा और लोकसभा में जो आरक्षण को बढ़ा दिया गया है वह अनुच्छेद है 334, आर्टिकल नंबर 334, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों आपको पता है कि भारत में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र अपना कानून बनाता है, राज्य सूची वह सूची है जिस पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, वैसे सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि किस विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का जो संबंध है वो संघीय सूची के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का सुनिश्चित किया गया है? तो किस संविधान संशोधन में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है किसको? एससी और एसटी के लिए। तो 77वां संविधान संशोधन 1995 में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान में रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहले तो आप जानिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। उसमें से थे भीमराव अंबेडकर, और उसमें से थे कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, उसके बाद जो थे मोहम्मद सदाउल्ला थे, उसके बाद बी.एल. मित्र थे, और उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचार्य थे। और बी.एल. मित्र के जगह पे बी.एल. मित्र का क्या हुआ था कि तबीयत खराब हो जाने के कारण, यानी उनको तबीयत खराब हो जाने के कारण एन माधव राय को रखा गया था। और यहाँ पर आपको जो कह रहा है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे,
तो ये भी इस प्रारूप समिति के सदस्य थे के मुंशी थे, सदाउल्ला थे, उसके बाद एन माधव राय भी थे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। एस बदाराचार्य ये जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? आपको करंट अफेयर में पढ़ाया गया होगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये कहाँ है? तो ये है आपका गुजरात में, और मोढेरा गांव का यही संदर्भ है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको नरसिम्हा समिति के द्वारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था। नरसिम्हा समिति आपको ध्यान में रखना है। और ये किस में लाया गया था, कौन से क्षेत्र में? तो ये बैंकिंग के क्षेत्र में लाया गया था। किसमें? बैंकिंग के क्षेत्र में। तो आप ध्यान में रखेंगे कि बैंकिंग। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? तो शेषचलम कहाँ अवस्थित है? तो शेषचलम जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विशु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? विशु उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्यों में कमी को क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्यों में कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? तो पहले आप जानिए कि यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1893 में दिया गया था चिपको आंदोलन के दौरान। 1893 नहीं, 1873 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा दिया गया था। और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। और आपको पता ही है कि लकड़हारों से लकड़ी को बचाना सुंदरलाल बहुगुणा एक आंदोलन किए थे, उसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन। और इस आंदोलन में क्या थे कि लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे। अगर आपसे कल सवाल ये पूछे कि चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को मदद कौन कर रहा था, तो सुंदर प्रसाद भट्ट ने इनको मदद कर रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर महिला कौन मदद कर रही थी, तो गौरी देवी, इसका आपको ध्यान में रखना है, गौरा देवी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 37 कहता है वो कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा यानी UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रसारित किया जाता है। और आपको पता है कि इसमें 193 देश भाग लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट पायदान पर कौन है? तो फर्स्ट पायदान पर है आइसलैंड। फर्स्ट पायदान पर कौन है? आइसलैंड है। और भारत का अगर रैंक पूछे तो भारत 130वां पोजीशन पर है। तो UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा लाया जाता है? तो UNDP के द्वारा लाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत का रैंक 130वां है। आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तो तिलहन नहीं शामिल है, बाकी दाल भी शामिल, दलहन भी शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, लेकिन तिलहन जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित सही नहीं है? कौन सा सुमलित नहीं है? तो विलायत खान सितार बिल्कुल सही, लतीफ़ खां तबला ये भी सही, हरी प्रसाद चौरसिया बांसुरी, लेकिन अजमत अली खां ये पखवाज नहीं बजाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40, इलोडा कप का संबंध किस खेल से है? इलोडा कप का संबंध मुक्केबाजी से है। आप ध्यान रखेंगे, मुक्केबाजी इलोडा कप। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर अल अस्त्र की उपाधि दी? जहांगीर के द्वारा नादिर अल अस्त्र की जो उपाधि दी गई थी, ये उपाधि दिया गया था उस्ताद मंसूर को। दोस्तों आपको पता होगा कि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध पेंटर, एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था उस्ताद मंसूर। इन्होंने बहुत ज़्यादा जहांगीर के शासनकाल में पेंटिंग के क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य किया था, इसलिए जहांगीर ने नादिर अल अस्त्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया मराठा और अहमद शाह अब्दाली। आपको पता है कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, और अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था, और बाबर के द्वारा हिंदुस्तान में क्या किया गया था कि मुगल वंश की स्थापना किया गया था, और यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। उसके बाद 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और आपको पता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य, या इन्हें विक्रमादित्य 14 भी कहा जाता है। तो इन्हीं के शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के द्वारा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, और अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में हुआ था। और उस समय मराठा के जो पेशवा थे वो बाजीराव प्रथम थे, और मराठा की तरफ से जो पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए थे वो सदाशिवराव भाऊ थे। तो मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व कर रहे थे, और इसमें क्या हुआ था कि मराठा की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इस तरह से पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? पहले तो जानिए कि बंगाल विभाजन कब किया गया था। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन इसलिए किया था कि बंगाल में राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा भावना जग चुका था, राष्ट्रवाद बहुत चरम सीमा पर था। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंगाल में अगर राष्ट्रवाद को कम करना है तो बंगाल को तोड़ना होगा, और उन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में डिवाइड कर दिया। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन बंगाल जो विभाजित हुआ था उसको रद्द कब किया गया? तो 1911 में किया गया था। और आपको पता है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, और दिल्ली का ये तीसरा दरबार था। आपको ये भी पता है कि दिल्ली में कुल कितने दरबार लगाए गए हैं? तो दिल्ली में 3 दरबार लगाए गए हैं। दिल्ली का प्रथम दरबार जो लगाया गया था, प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार जो था 1903 में लगाया गया था, और चौथा जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, तीसरा जो लगाया गया था 1911 में। दोस्तों 1977 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था, 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा लगाया गया था दिल्ली दरबार, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा तृतीय दिल्ली दरबार लगाया गया था। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के जो सम्राट था वो कौन था? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम था, और जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को स्वागत किया गया था तृतीय दिल्ली दरबार में, और इन्होंने ही बंगाल विभाजन को क्या किया था? रद्द किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि राइट आंसर जो होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1911। प्रथम सविनय क्या कहता है कि प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? प्रथम सविनय अवज्ञा की जो संज्ञा दी जाती है चौपारण सत्याग्रह को दी जाती है। आपको पता है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो सबसे पहले चौपारण में आंदोलन किए थे, और ये जो आंदोलन था ये नील के खेती के विरुद्ध आंदोलन था, यानी किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती करवाई जाती थी। और अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि चौपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को इन्वाइट कौन किया था, तो ये जो थे बेतिया के एक कृषक थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, उन्होंने ही महात्मा गांधी को चौपारण आने का इन्वाइट किया था। और महात्मा गांधी चौपारण पहुँचते हैं और चौपारण के कृषक के स्थिति को जानते हैं, तो उन्होंने पाया कि चौपारण में कृषक की स्थिति दयनीय है, इसलिए चौपारण सत्याग्रह किया, और बिहार के चौपारण में कृषक को अंग्रेजों से निजात पाया। तो ये जो था प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो प्रथम चौपारण सत्याग्रह। चौपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, और ये तीनों आपको क्रम से पूछ लिया जाता है कि पहला आंदोलन कौन हुआ? तो चौपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये भी हुआ था 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह ये भी हुआ था 1918 में। तो आपको ऐसे सवाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर जो था प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो ध्यान रखेंगे चौपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 45, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है?
तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और स्वराज पार्टी का गठन जो किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था और इसका महासचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। एक्चुअली में 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने क्या किया था कि कांग्रेस से अलग हो गए थे और कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जबकि स्वराज पार्टी का महासचिव जो बनाया गया था ये मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया है और अब्दुल गफ़ार को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर याद रखेंगे कि खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था और अब्दुल गफ़ार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 47 क्वेश्चन जो है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे। भारत में स्वर्ण सिक्कों को नियमित एवं पूर्ण रूप से संचालित किस शासकों द्वारा किया गया था? तो स्वर्ण सिक्कों को कुषाण शासक द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया? सिजदा प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने, लेकिन अगर कल जाकर के आपसे ये सवाल पूछे कि सिजदा प्रथा का प्रचलन किसने किया था, तो गियासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा का प्रचलन किया गया था। और गियासुद्दीन बलबन को क्या कहा जाता है? उल्लू खां के नाम से भी जाना जाता है और गियासुद्दीन बलबन ने ही जिल इलाही का उपाधि धारण किया था। इन्होंने सिजदा और पैबर्स प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन सिजदा पैबर्स प्रथा को अंत किसने किया? तो शाहजहां ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? तो अष्टदिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णदेव राय। निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखेंगे। 52 कहता है एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बराबर एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल, देखिए मान लीजिए कूलाम साहब ने कहा था कि एक पिंड का मान लो कि आवेश है Q1 और दूसरा पिंड का आवेश है मान लीजिए Q2। तो ये जो आवेश जो है क्या होता है कि इनके बीच में जो बल लगता है ये क्या होता है कि आवेश के गुणनफल के समानुपाती और आवेश के दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो आवेश के दूरी के स्क्वायर के वर्ग अनुपाती होता है। और जब इसको मिलाओगे तो ये फार्मूला जनरेट किया गया था। क्या जनरेट किया गया था? F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ये किया गया था। तो चलिए कूलाम के नियम यही बताता है, तो देखते हैं। तो कहता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम पढ़ के बता देते हैं कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती यानी Q1 Q2 के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा में उसकी उपस्थिति जांचने के लिए कि विद्युत धारा है कि नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर में। अब आपसे अगर ऑप्शन में है कि विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने में एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और सौर विकिरण को पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी जो होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग तार में विद्युत की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। और जबकि विद्युत मोटर क्या करता है कि ये उल्टा करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और जबकि डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डेवलप करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो डायनेमो आप याद रखेंगे। विद्युत सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल रूपांतरित करता है। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण है? ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना असंजक बल का उदाहरण है, यह पूछ रहा नहीं है। किसी वस्तु पर जल से भिगाना, ये भी सही है, आपका असंजक बल का उदाहरण है। जल से भीगी हुई दो प्लेट को आपस में चिपकना, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा रूप मौजूद होता है? तो बहती हवा में ऊर्जा का क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा उपस्थित रहता है। अब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? 1/2 mv²। तो बहती हवा या किसी भी गतिमान वस्तु में जो ऊर्जा अवेलेबल होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसा होता है? तो मौसम का स्थिति क्या होता है? दिन साफ होने की संभावना हो जाता है जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो। लेकिन जब अचानक सा पाठ्यांक गिर जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो आपका यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था तो दिन साफ होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन था। तो आपको ध्यान में रखना है, सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा गया है। किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो और ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि एंटीजन दो तरह का होता है, ए और ए बी। तो आप ध्यान रखेंगे कि किस में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या होगा? जो होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है एस्टिबुलेरिया जो है, इसका सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर सी एस्टिबुलेरिया राइट आंसर होगा। 62, जब जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, तो पहले आपको ध्यान में रखना है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है ऑर्थोपोडा होता है। लेकिन दूसरा पूछा है तो दूसरा जो होता है मोलस्का होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो कुर्क्यूमिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। अब जानते हैं कि लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का पीला रंग होता है, और एंथोसाइनिन के कारण सेव का रंग होता है। तो सेव में कौन सा वर्णक पाया जाता है? एंथोसाइनिन। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन। और टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाइकोपीन। लेकिन यहाँ पर हल्दी में कह रहा है तब कुर्क्यूमिन जो है हल्दी में वर्णक पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुर्क्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन का कार्य है मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अविकसित कोशिका में मीसोसोम के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थ में संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी का पहले फुल फॉर्म आप जानिए। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और क्या होता है? टिटनस। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस को बोलते हैं हम लोग काली खांसी, और टिटनस, तो इसी में डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। तो डिप्थीरिया जो हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस में डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में है। लेकिन अगर बोलेगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है या अखिल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल राष्ट्रीय अगर पूछेगा तो बताएंगे आप दिल्ली। लेकिन अगर कल आपसे सवाल पूछ ले कि हेमोपैथिक संस्थान कहाँ है, तो हेमोपैथिक संस्थान जो है राष्ट्रीय हेमोपैथिक संस्थान कलकत्ता है। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा जयपुर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद बोल रहा है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद जयपुर। लेकिन अगर पूछेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान तो दिल्ली, और हेमोपैथिक संस्थान कलकत्ता। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो आवर्त सारणी में गुणधर्म जो डिपेंड करता है परमाणु संख्या के द्वारा डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन है। तो उबला हुआ पानी भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और 70 क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा क्वांटम संख्या, ये शायद 11th में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 71, दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है? कौन सा धातु तत्व नहीं है? तो हमको आंसर क्या होगा
कि धातु तो है, ये तत्व तो है लेकिन धातु नहीं, तो कॉपर धातु है, मरकरी भी धातु है, आयरन भी धातु है, जबकि सल्फर क्या है, अधातु है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 72 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है। तो देखिए नीचे अगर बराबर रहेगा तो बोलेंगे समस्थानिक, ऊपर अगर नंबर बराबर रहेगा तो उसको बोलेंगे संभारिक। तो कार्बन पर भी 14 और नाइट्रोजन पर भी 14 है, तो किसका एग्जाम्पल है, तो संभारिक का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 बीटा कण निम्न में से किस प्रकार के आवेश वहन करता है। तो आपको पता है कि अल्फा पर होता है पॉजिटिव और बीटा पर होता है नेगेटिव, इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से है। तो अब जानते हैं कि परमाणु में 3 आधारभूत अवयव जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 और आज का ये लास्ट सवाल है और हम लोग इसको कर लेते हैं। निम्न में से कौन चूना पत्थर को रूपांतरित करता है। तो चूना पत्थर को कौन करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मेरे द्वारा आज 75 सवाल करवाया गया है, जो बिहार एसएससी का सेट है और ये एडिटोरिया का सेट है और ये बहुत बेहतरीन सेट होता है, मार्केट का 1 नंबर सेट है। इस सेट से आए दिन कई एग्जामों में डायरेक्ट हूबहू सवाल टकरने की संभावना रहता है और अभी बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बिहार में बहुत एग्जाम होने वाले हैं। इंटर लेवल का होने वाला है, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है, उसके बाद अब बिहार के बीएसओ भरे होंगे, सिविल कोर्ट भरे होंगे, उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि 1 लाख के लमसम में बिहार टीचर का वैकेंसी आने वाला है बीपीएससी के थ्रू। तो ऐसे सवाल से ये तमाम एग्जामों में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसलिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये क्लास से मुझे थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन को प्रेस कर दे, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं पर डे ऐसा वीडियो लेकर के आऊँ। मैं मानता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा मोड़ा चूक हुई होगी, क्योंकि अभी मेरा शुरुआती दौर है, लेकिन ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसलिए चलिए आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए धन्यवाद।